हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स, मतलब कि ट्रैवलर्स की आंखों से। चैप्टर की स्टार्टिंग में जब हम देखते हैं तो हमें पता लगता है कि मैन एंड वुमेन मतलब आदमी और औरतों ने ट्रैवल शुरू क्यों किया। तो उन्होंने शुरू किया ट्रैवल कुछ कारणों से। पहला हो गया इन सर्च ऑफ वर्क, काम की तलाश में। दूसरा नेचुरल डिजास्टर, मतलब कि प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए, जैसे कि फ्लड हो गई हमारा और सुनामी हो गई। या फिर उन्होंने शुरू किया हो एज ट्रेडर्स के रूप में, मर्चेंट्स के रूप में, सोल्जर्स के रूप में, मतलब सिपाही, प्रीस्ट, पंडितों के रूप में, पिलग्रिम तीर्थयात्रियों के रूप में, या फिर ड्रिवन बाय सेंस ऑफ एडवेंचर, या फिर एडवेंचर के रूप में या मजे के लिए। अब हम देखते हैं जब वो लोग ट्रैवल करके दूसरी जगह पे जाते थे तो उन्हें एनकाउंटर होता था, मतलब दिखता था एक डिफरेंट वर्ल्ड, जहाँ पे कि डिफरेंट लैंग्वेज बोली जा रही थी, डिफरेंट प्रैक्टिस हो रही थी, डिफरेंट बिलीव हो रहे थे, डिफरेंट कस्टम्स थे, डिफरेंट ट्रेडिशंस थे। तो कुछ लोगों ने इन चेंजेस को एक्सेप्ट करा और कुछ नहीं ने अपने अकाउंट्स में लिखा। अकाउंट्स में लिखा मतलब उन्होंने एक कॉपी बनाई, एक तरह सिंपली देखें अकाउंट्स मतलब ये उन्होंने अपने अकाउंट्स में लिखा। अब हम देखते हैं कि जब आगे देखेंगे तो हम देखते हैं कि इस ऐसे अकाउंट्स हमें मैन के तो बहुत सारे मिलते हैं बट वुमेन के नहीं मिलते हैं। मतलब जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने कहा क्या क्या लिखा, वो चीजें वो लिखते थे जो उन्हें अनयूजुअल और रिमार्केबल लगती थी, मतलब कि एकदम से अचंभित करने वाली चीजें लगती थी, जो मतलब उन जिस जगह पे आए वो उन लोगों के लिए नॉर्मल है और जिस जगह पे वह रहते थे वो नॉर्मल नहीं थी, तो वो अनयूजुअल और रिमार्केबल लगती थी। अब हम देखते हैं कि अनयूजुअल और रिमार्केबल किस किस पर्सपेक्टिव में कहते हैं। अनयूजुअल और रिमार्केबल जैसे कि कोर्ट, मतलब कि जो बंदा ट्रैवल करके आया है और वो कोर्ट में काम कर रहा है तो कोर्ट के बारे में लिख रहा है। दूसरा हो गया रिलीजियस इश्यूज, मतलब कि धार्मिक प्रथाओं के बारे में। तीसरा हो गया आर्किटेक्चर एंड मॉन्यूमेंट्स। और आर्किटेक्चर और मॉन्यूमेंट का हमें एग्जांपल दे रखा है अब्दुल रज़ाक समरकंदी, जो कि हेरात से था। इसके बारे में हम चैप्टर 7 विजयनगर एम्पायर के अंदर पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो सोशल लाइफ थी, मतलब सामाजिक जीवन था, पास्ट था, उसके बारे में हमारी नॉलेज कैसे एनरिच होती है, मतलब कैसे बढ़ती है। उसके लिए देखेंगे तो कुछ ट्रैवलर्स थे, जैसे अल बिरूनी हो गया जो कि उज्बेकिस्तान से थे, वो उसने ट्रैवल कब किया था 11वीं सेंचुरी में किया था। ऐसे इब्न बतूता हो गया जो कि मोरक्को से आया था 14वीं शताब्दी में। फ्रांसिस बर्नियर हो गया जो फ्रांस से आया था 17वीं शताब्दी में। अब हम बात करें, जैसे हम एक बात बता दूंगा आपको पहले ही, जैसे हम सिंह ने कहा 17वीं सेंचुरी, तो 17वीं सेंचुरी से मतलब कि कौन से 100 ईयर्स सेंचुरी में, तो 100 ईयर्स 1700 से 1800 वाले 100 ईयर्स बोल रहे हैं, या फिर 1601 से 1700 वाला बोल रहे हैं। तो 1601 से 1700 वाला हमारा 17वीं सेंचुरी कहलाएगा। इस बात को समझ में आई तो अब आगे देखते हैं अल बरनी एंड द किताब उल हिंद, ठीक है, फ्रॉम ख्वारिज़्म टू पंजाब। अब हम देखते हैं कि अल बरनी था, उसका जन्म कहाँ पे हुआ था। उसका जन्म ख्वारिज़्म में हुआ था, जो कि प्रेजेंट डे मतलब आज वर्तमान काल में उज्बेकिस्तान में है। उसका जन्म 973 में हुआ था। वो एक अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता था, मतलब वहां पे सब पढ़े लिखे लोग थे। तो हम देखेंगे कि वो लर्नमैन था और वो वेल वर्स्ड था, मतलब कि अच्छे से वेल वर्स्ड था किन लैंग्वेज में, शायद सीरियाक हो गई, अरेबिक हो गई, पर्शियन हो गई, हिब्रू हो गई और संस्कृत हो गई। इन सब लैंग्वेज को वो अच्छे से बोल सकता था। वो ग्रीक को बोलना नहीं चाहता बट उसने ग्रीक फिलोसोफर जैसे कि हो गया हमारा प्लेटो, उसकी भी किताबें पढ़ी हैं जो कि ट्रांसलेट हुई अरेबिक में, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद गजनी इन्वेट कर देता है उसके शहर ख्वारिज़्म पे 1017 में। और उसके बाद वो करता क्या है कि वहां के सभी पोएट्स को, स्कॉलर्स को वो बंदी बनाकर अपने शहर गजनी वापस ले जाता है, कैपिटल में। वहां जाने के बाद होता क्या है कि वो जब क्या नाम है अल बरूनी जब वहां पहुंचता है तो वहां पे वो हॉस्टेज के रूप में पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके उसको उसके मन में सिटी के प्रति प्यार उमड़ने लग जाता है। वो अपनी जो उसकी डेथ होती है एट द एज ऑफ 70 वो वहीं मरता है, ठीक है। धीरे धीरे वहां पे रहने के बाद जब उसे इंडिया के बारे में पता लगता है और इंडिया के प्रति इच्छा होती है कुछ, मतलब कि वहां जाना चाहिए। तो जब पंजाब बिकम पार्ट ऑफ गजनविद एम्पायर, मतलब कि जब पंजाब है हमारा, जो आज का पंजाब है, वो किसके एम्पायर के अंदर आता है, किसके साम्राज्य के अंदर, गजनविद एम्पायर के अंदर आ जाता है। तो उसे अच्छा लगता है, फिर वो लोगों से मिलता है, कंपनी में रहता है, किन ब्राह्मण की कंपनी में रहता है, प्रीस्ट की कंपनी में रहता है, स्कॉलर्स की कंपनी में रहता है, और वो सीखता है संस्कृत को और पढ़ता है रिलीजियस को, धार्मिक बातों को और फिलोसोफर टेक्स्ट को, ठीक है। एंड वो उसकी इटिनरी क्लियर नहीं थी। इटिनरी मतलब कि वो आगे कहाँ जाएगा उसे ये नहीं पता था, ठीक है। बट उसने कहाँ ट्रैवल किया इंडिया के अंदर, उसने पंजाब में ट्रैवल किया और पार्ट्स ऑफ नॉर्थन इंडिया, मतलब कि नॉर्थन इंडिया मतलब ऊपर वाला, अगर हम ऊपर वाला भारत कहें तो मतलब समथिंग लाइक दैट, उसने ये वाला और नॉर्थन इंडिया मतलब ये इस पार्ट को ट्रैवल किया,
ठीक है। ट्रैवल और इस समय तक ट्रैवल लिटरेचर मतलब कि जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं उनको लिख रहे हैं, ये भी एक्सेप्टेड पार्ट था किसका, अरबिक लिटरेचर का। और ये इस पार्ट के अंदर हम कहां से कहां तक देखते हैं, इस पार्ट के हम देखते हैं सारा डेजर्ट से लेके जो कि वेस्ट में है रिवर वोल्गा तक, ईस्ट में रिवर वोल्गा कहां पे, हमारे रशिया में। अब हम आगे देखेंगे किताब उल हिंद के पढ़ते हुए, अब हम देखते हैं किताब उल हिंद के बारे में या फिर तहकीक ए हिंद के बारे में। ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी अल बिरूनी ने, ठीक है। ये किस बारे में थी, इस बात को अभी आगे देखते हैं। ये अरबिक लैंग्वेज में लिखी गई थी अल बिरूनी के द्वारा। इसमें जो अकाउंट्स में बात कर रहा था ना, मतलब कि जो ट्रैवलर्स से अकाउंट्स लिखते थे वो यही थी, अल बिरूनी की किताब जो अकाउंट्स लिखता था वो यही थी, किताब उल हिंद, ठीक है। ये अरबिक लैंग्वेज में लिखी हुई थी, 80 चैप्टर्स थे इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से थे, किस बारे में लिखा हुआ था उसने, रिलीजन के बारे में, फिलोसफी के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में, एस्ट्रोनॉमी के बारे में, एल्केमी मतलब काला जादू के बारे में, कस्टम्स के बारे में, प्रथाओं के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में, वेट्स के बारे में, मीजर्स के बारे में, आइकोनोग्राफी के बारे में, लॉस के बारे में, मेट्रोलॉजी होती है साइंस ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। और उसकी मैथमेटिकल अप्रोच इतनी थी कि हर चैप्टर से पहले ना, मतलब हर इन 80 चैप्टर्स के अंदर हर चैप्टर की शुरुआत में उसने पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है, बाद में उसका डिस्क्रिप्शन दिखा हुआ है और उसके बाद उसे कंपेयर कर रखा है अदर कल्चर से, ठीक है। ये जो मेथड था, ये मेथड था रिजल्ट ऑफ इस मैथमेटिकल ओरिएंटेशन का। इब्न बतूता के बारे में पढ़ते हुए हम देखते हैं इब्न बतूता कौन था। इब्न बतूता एक ट्रैवलर था जो कि 14th सेंचुरी में मोरक्को से आया था, ठीक है। इवन जैसे हमारी किताब उल हिंद अल बिरून ने लिखी थी, उसी तरीके से जो रेहरा किताब है वो इब्न बतूता ने लिखी है। अब 2.1 पे आते हैं तो हम देखते हैं अर्ली ग्लोब ट्रोटर। एंड अर्ली ग्लोब ट्रोटर से मतलब क्या है कि इस जो इब्न बतूता था उसे शौक था घूमने का, मतलब ट्रैवल करने का, और वो अब बहुत ही जल्दी घूमने लग गया था। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं जो रेहरा किताब है जो कि लिखी गई है अरबिक में, किताब उल हिंद वो भी अरबिक में लिखी गई है। और हमारी दूसरी किताब है जो इब्न बतूता ने लिखी है रेला, ये भी अरबिक में लिखी गई है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है आपने, सोशल और कल्चरल लाइफ के बारे में लिखा है इन द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट से मतलब है हमारा महाद्वीप, मतलब कि भारत के बारे में 14वीं शताब्दी में जो सोशल और कल्चरल लाइफ थी उसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। जो इब्न बतूता था वो कहाँ, उसका जन्म कहाँ हुआ था, उसका जन्म हुआ था टैंगीर में, ठीक है, जो कि आज मोरक्को का एक पोर्ट के आसपास की जगह है। और जो इसकी फैमिली थी वो अच्छे, मतलब इसकी फैमिली थी वो अच्छे घर से बिलोंग करता था, कहने का मतलब ये है, और वो पढ़ा लिखा घर था, ठीक है। एक्सपर्टीज थी उनके घर वालों की कि वो इस्लामिक रिलीजियस लॉ में अच्छे थे, और या फिर शरिया कह लें, ठीक है। इसके इब्न बतूता के अकॉर्डिंग नॉलेज गेन करना, इब्न बतूता के अकॉर्डिंग किताबों से नॉलेज गेन करने से बेटर है कि वो एक्सपीरियंस के, मतलब कि ट्रैवल के थ्रू वो ज्यादा गेन करें, नॉलेज गेन करें, ठीक है। उसे ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा पसंद थी। बिफोर हिज विजिट टू इंडिया, मतलब वो इंडिया में आने से पहले वो काफी जगह घूम चुका था। वो कौन कौन सी जगह थी, जैसे पहले उसने पिलग्रिमेज किया था मक्का के लिए, ठीक है। ट्रैवल कर चुका था सीरिया में, इराक में, पर्शिया में, यमन में और ओमान में, ठीक है। अब वो जब इंडिया का टूर शुरू करता है अपना, 1332 में और 1333 तक वो इंडिया में पहुंच जाता है, ठीक है। जैसे हमने बताया ना अभी 14th सेंचुरी में आया था, तो 14th सेंचुरी से मतलब क्या हो गया, 1301 से लेके 1400, और जो इब्न बतूता था इसी टाइम पीरियड के बीच में आया था, 1332 में निकला वहां से, 1333 में इंडिया पहुंचा था राउंड, ठीक है। 1333 में वो कहाँ पहुंच गया, सिंध में पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद उसे मालूम पड़ा कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है वो उससे रेपुटेशन मिली अच्छी खासी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो सुल्तान था, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक था, वो उसकी स्कॉलरशिप, मतलब पढ़ाई लिखाई देख के बहुत खुश हो गया और उसे अपॉइंट कर लिया एज ए काजी। कुछ समय बाद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उसने जेल में डाल दिया गया, ठीक है। जब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई उसके बाद उसे रिस्टोर कर दिया गया इंपीरियल सर्विस पे, और उसे एक असाइनमेंट दिया गया 1342 में कि वो चाइना जाए सुल्तान का एनवॉय लेके। एनवॉय होता है एक तरह से उसका पूरा जत्था लेके, एक तरह से कहाँ पे, मंगोल रूलर के पास। वहां जाने से पहले वो मलाबार कोस्ट जाता है, उसके बाद वो मालदीव जाता है जहाँ पे वो 18 महीने तक काजी के रूप में रहता है, फिर वो श्रीलंका जाता है। अब वो फिर से वापस क्या करता है, दोबारा से जाता है वापस मलाबार कोस्ट, फिर मालदीव और फिर बांग्लादेश और असम भी घूमता है, ठीक है। बिफोर मतलब अपने वो रिज्यूम करने से पहले, क्या रिज्यूम करने से पहले
कि चाइना में बन जाएगा, मतलब एक तरह से एम्बेसडर बन के जा रहा था वो सुल्तान की तरफ से चाइना, ठीक है। अब वो जब वो फिर पहले शिप लेता है सुमात्रा के लिए, उसके बाद फिर वहां से उतर के वो दूसरी शिप लेता है चाइना के एक पोर्ट के लिए, जैतून, और आज के उस टाइम में इसे कहता है क्वांजो प्रेजेंट डे में, ठीक है। अब वो 1347 तक वहां पे मतलब बीजिंग के अराउंड घूम लेता है, फिर वो सोचता है बस बहुत हो गई ट्रैवलिंग, अब होमलैंड चलते हैं, मतलब घर वापस चलते हैं, ठीक है। 1347 में वो वापस घर के लिए निकल जाता है, और वहां पे उसकी जो कंपैरिजन है उसकी कंपैरिजन की जाती है मार्को पोलो से, जो कि कहां से था, वेनिस से था, यहाँ लिख देता हूँ, वेनिस उसका होमलैंड था, और वो 13वीं शताब्दी का था, 13वीं शताब्दी में घूमा था उसने, मतलब, और उसने इंडिया और चाइना दोनों घूमा था, ठीक है। अब जो बातें इसके बारे में कही गई हैं उसमें ये कहा गया है कि जो इस टाइम पे 14वीं सेंचुरी में, मतलब एक तरह से देखो एन अर्ली, मतलब कि बहुत जल्दी, एक तरह से 14वीं शताब्दी में यार घूमना बहुत बड़ी बात है, सिंपली सोचो ना, आज के लोग नहीं घूम पाते, उस समय में घूम रहा था वो, ठीक है। तो उसने बताया ये ना आर्डुअस और हजारस है। आर्डुअस मतलब मेहनती, मेहनती किस तरह से, अब आगे आप पढ़ोगे बुक के अंदर, अगर आप मेरे साथ साथ बुक भी पढ़ रहे हो तो आप देखोगे कि जो मुल्तान से दिल्ली, सिंध से दिल्ली, ग्वालियर से दिल्ली, इनमें काफी टाइम लग रहा है, दिन लग रहे थे ट्रैवल करने में। और हजारडस कैसे है कि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो तो आपको बहुत सारे रॉबर्स मिलते हैं रास्ते में, जैसे उसने बताया कि जब वो कारवां मतलब कि बहुत सारे लोगों के साथ ट्रैवल कर रहा था तो उसके सामने क्या हुआ, उसके काफी साथियों को रॉबर्ट्स ने मार दिया, ठीक है, और उसे भी बीच बीच में चोटें लगी थी। बस इबन बतूता के बारे में यही है। अब आगे चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं 2.2 द एंजॉयमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी। इसमें क्या बता रहे हैं, इसमें बता रहे हैं जो हमारा ट्रैवलर है इबन बतूता वो एक इनवेटिगेट ट्रैवलर था। इनवेटिगेट मतलब बहुत जिद्दी ट्रैवलर था एक तरह से, और वो कहाँ कहाँ घूम चुका था, वो घूम चुका था हमारा नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया के पार्ट्स में कुछ, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब कि हमारे भारत में भी एक तरह से। और जब वो वापस अपने घर जा रहा था 1347 में, मैंने बताया जब वो चाइना पहुंचा तो 1347 में उसने सोचा कि बस अब ट्रैवलिंग बहुत हो गई है, घर वापस चलते हैं। मोरक्को जब वापस जा रहा था तो वहाँ के लोकल रूलर ने ये इंस्ट्रक्शन दे दी, लोकल रूलर इशूड कर दिया इंस्ट्रक्शन कि जो उसने भी कहानियां उसके साथ हुई हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाए। इसके बाद हम पढ़ते हैं फ्रैंकियस बर्नर के बारे में। फ्रैंकियस को बर्नर के बारे में पढ़ने से पहले हमें कुछ 3-4 के बारे में और अलग से पढ़ना है। उसमें से सबसे पहले है हमारे जीसेट रोबर्टो नोबिली, ठीक है। ये कौन थे, ये भी एक ट्रैवलर थे जिन्होंने क्या कहा था, ट्रांसलेट करा था इंडियन टेक्स्ट को यूरोपियन लैंग्वेज में। दूसरे हमारे डुआर्टे बारबोसा, ये एक पोर्तुगीज थे, ये भी एक पोर्तुगीज थे। डुआर्टे बारबोसा कौन थे, इन्होंने किस बारे में लिखा था, इन्होंने लिखा था ट्रेड एंड सोसाइटी इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो ट्रेड होता है और सोसाइटी किस प्रकार की है उस बारे में लिखा था। तीसरे हैं हमारे फ्रांस के जीन बैप्टिस्टे ट्रैवलियर। इन्होंने किस बारे में बताया, इन्होंने बताया ट्रेडिंग कंडीशंस के बारे में, जो कि इन्हें बहुत फैसिनेट कर रही थी, ठीक है, इंडिया में। और इन्होंने इंडिया की कंपैरिजन करी ईरान और ओटोमन एम्पायर के साथ साथ। और चौथे हमारे मनुष्य, ये एक इटालियन डॉक्टर थे, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं फ्रैंकियस बर्नियो। इन्होंने ये जो इंडिया में 12 साल तक रहे थे, 12 साल कौन से, 1656 से 1668 तक। ये एक डॉक्टर थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर थे और एक हिस्टोरियन थे। ये इन्होंने सबसे पहले काम क्या किया, ये भी इंडिया आए थे एज अ अपॉर्चुनिटी से, देखिए जो कि अपॉर्चुनिटी मिल रही थी सारे ट्रैवलर्स को मुगल कोर्ट के अंदर, ठीक है। तो ये एज अ क्रिएशन काम कर रहा था। इन्होंने किसका क्रिएशन, जो एल्डेस्ट सुल्ताना हमारे शाहजहां का दारा को उनका क्रिएशन। बाद में उन्होंने साइंटिस्ट और इंटरनेशनल मतलब बुद्धिमान की तरह काम किया, किसके साथ, दनिश-मार खान के साथ, जो एक अर्मेनियन नोबल था कहाँ पे, मुगल कोर्ट में। इसके बाद हम 3.1 देखते हैं। 3.1 में हम देखेंगे कंपेयरिंग ईस्ट एंड वेस्ट। ईस्ट से हमारा मतलब है यूरोप और वेस्ट से मतलब है हमारा देश। तो जो हमारा फ्रैंकियस बर्नियर था, इन्होंने पता है क्या, जो इन्होंने भी जितना भी वर्क करा, जितना भी लिखा, उसको इन्होंने डेडिकेट कराया अपना वर्क लुईस 14 को, ठीक है। लुईस 14 कौन था, फ्रांस का किंग था, ठीक है। और इन्होंने हमेशा इंडिया को एक ब्लीक सिचुएशन मतलब अंधकार में सिचुएशन देखा है, मतलब इंडिया का खराब बताया, और फिर उसमें कि यूरोप में विकास हो रहा उसको ऐसे बताया इन्होंने इस तरीके से, ठीक है। ये फ्रांस, इनकी जो राइटिंग्स थी वो पॉपुलर हो गई, ठीक है। 1670 से 71 के बीच में इनकी फ्रांस में छपने लगी, ठीक है। इनकी जो ट्रांसलेशन थी वो, और जो किताब थी वो, जो अकाउंट्स थे वो ट्रांसलेट होने लगे इंग्लिश में, डच में, जर्मन में और इटालियन में। और अगले 5 सालों के अंदर अंदर ये इन सब में ट्रांसलेट होने लगे, ठीक है। इनकी जो किताब थी मतलब ये अकाउंट्स थे
वो 8 बार फ्रेंच में रिप्रिंट हुए और 1684 तक 3 टाइम रिप्रिंट हुए इंग्लिश के अंदर। अब हम आगे देखते हैं दोबारा से हमारे चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि जब फोर्थ टॉपिक आता है अल-बिरूनी के बारे में, ओवरकमिंग बैरियर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि आप जब ट्रैवल कर रहे हैं तो उस वक्त सिंपल सी बात है, आपके सामने काफ़ी सारे बैरियर्स आएंगे ट्रैवलिंग का। तो अल-बिरूनी के सामने क्या क्या बैरियर्स आए जो उसे अपने अकाउंट्स लिखने में दिक्कत दे रहा था। पहला है लैंग्वेज। जैसे कि जब वो इंडिया आया तो संस्कृत थी जो वो बहुत डिफरेंट लैंग्वेज थी अरेबिक से और पर्शियन से, ठीक है। दूसरा हो गया रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस। लोगों के यहाँ पे रिलीजियस बिलीफ अलग अलग थे, प्रैक्टिसेस अलग थे, ये प्रॉब्लम मुझे लिखने। और तीसरा था सेल्फ ऑब्जर्वेशन एंड कंसिक्वेंट इंसुलरिटी ऑफ लोकल रीजन। उसकी खुद की ऑब्जर्वेशन और दूसरा कि लोगों की बातचीत ना करना, उसे एक तरह से विदेशी मानना, अलग तरह से देखना, ठीक है। तो उसने अपनी जो मेनली डिपेंडेंट था वो किस पे डिपेंडेंट था? मेनली डिपेंडेंट था वर्क्स पे, ब्राह्मणों के वर्क्स पे डिपेंडेंट था, ठीक है। वेदों पे डिपेंडेंट था, पुराण पे डिपेंडेंट था, भगवत गीता मतलब भगवत गीता से वो उसने जो उसका सोर्स थे वो एक भगवत गीता भी थी, ठीक है। वर्क्स ऑफ पतंजलि की जो ग्रामर थी उस पे भी और मनुस्मृति का है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं 4.2 अल-बिरूनी डिस्क्रिप्शन ऑफ द कास्ट सिस्टम। जो अल-बिरूनी था जो कि उसने कास्ट सिस्टम के बारे में क्या कहा, तो वो जब यहाँ पे आता है तो उसे कंपेयर करता है अदर सिटी से। जो इंडियन कास्ट सिस्टम है वो अदर सोसाइटीज से कंपेयर करता है। वो बताता है वो एग्जांपल देता है एंशिएंट पर्शिया के बारे में। वो कहता है वहाँ पे भी 4 कैटेगरीज में डिवाइड था। पहला हो गया नाइट्स एंड प्रिंसेस, दूसरा हो गया मॉन्क्स, फायर प्रीस्ट मतलब कि जो हवन करते हैं उस तरीके से, फायर प्रीस्ट लॉयर्स दूसरा हो गया, तीसरा हो गया फिजिशियन, एस्ट्रोनॉमर और अदर साइंटिस्ट, चौथा हो गया पीजेंट्स एंड आर्टिशन, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो ये कास्ट सिस्टम डिवाइडेड था वो यूनिक नहीं था इंडिया के अंदर, ठीक है। जैसे कि इस्लाम में भी कहते हैं कि सारे मेन अलग हैं, बट डिफरेंस क्या है उनके अंदर कि उनकी ऑब्जर्वेशन और पीटी से मतलब है कि उनका अल्लाह के प्रति प्रेम कितना है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन और पीटी वो 4 वर्णों के बारे में बताने से ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया और शूद्र हो गया, ठीक है। इसके बाद वो बताता है कि जो ब्राह्मणिकल नोशन है, मतलब कि जो ब्राह्मण ने एक नोशन बनाई हुई है, एक धारणा बनाई हुई है किसकी? पॉल्यूशन से मतलब है कि जो बंदा है वो इम्प्योर हो चुका है, ठीक है, वो प्योर नहीं हो सकता। तो इसके बारे में वो क्या कहता है कि जो हर कोई जनाया वो इम्प्योरिटी हो जाता है, जैसे इम्प्योरिटी हो जाती है, इसको देखते हुए स्ट्राइक्स एंड सक्सीड इनटू रिगेनिंग इट्स ओरिजिनल कंडीशन ऑफ प्योरिटी। एक तरह से अल-बिरूनी का मानना था, मतलब ऐसा एग्जांपल तो नहीं दे रखा है, ऐसे कह रखा है कि अगर कोई आदमी कीचड़ में गिर जाता है तो वो हमेशा कीचड़ में ही गिरा रहेगा और वह कभी भी दूसरों को ना देखेगा, मतलब कि इम्प्योर हो जाएंगे दूसरे लोग। एक तरह कहने का मतलब ये है, इसको आप और जैसे इस तरीके से फिर वो आगे एग्जांपल देते हुए, मतलब कि अगर कोई इम्प्योर हो गया है तो वो अपने आप को प्योर तो कर सकता है, रिगेन तो कर सकता है अपनी ओरिजिनल कंडीशन को। इस तरीके से अल-बिरूनी एग्जांपल देता है, जो सन है वो क्लीन करता है एयर को, और जो समुद्र के अंदर सॉल्ट है वो पॉल्यूशन से बचाता है उसे पॉल्यूट होने से, ठीक है। और आगे बताते हुए क्या कहता है कि ये जो चीज है ना, पॉल्यूशन वाली चीज, ये अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर है, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं कि वो जो उसकी मेन जो उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू था वो कहाँ से आया था, वो संस्कृत टेक्स्ट से आया था। संस्कृत टेक्स्ट से जिसमें कि ब्राह्मण से बताया है कि जो सोसाइटी है वो कैसे नहीं चाहिए, ठीक है। फिर जो सोसाइटी है, मतलब कि ये वर्ल्ड सिस्टम वो इतना भी रिजिड नहीं है, मतलब इतना भी सकती है। इसके बाद वो बताता है, इसके बाद आता है अंत्याजा कौन होते हैं? जो बोर्न आउटसाइड द सिस्टम, मतलब कि उन्हें सिस्टम के अंदर ही नहीं रखा हुआ, ठीक है। वो मतलब एक तरह से उनका एक्सपेक्ट, मतलब उनको क्या काम दिया गया था, उनसे एक्सपेक्ट किया गया था कि वो मतलब सस्ते में या बिल्कुल फ्री में काम देंगे किन को, मतलब कि अपना लेबर देंगे किस रूप में, तो बोथ पीजेंट्स एंड जमींदार के रूप में। हम एक बार देख लेते हैं कि इस वीडियो में हमने किन के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा अल-बिरूनी के बारे में, जो कि कहाँ से था? उज्बेकिस्तान से। इब्न बतूता के बारे में, जो कि मोरक्को से था। और फ्रैंकिश बनने के बारे में, जो कि फ्रांस से था। अब ये कैसे याद करें कि ये कौन कौन सी सेंचुरी में आए थे, तो आप इनको टर्म्स में याद रखिए कि पहले हमने अल-बिरूनी, दूसरा इब्न बतूता, तीसरा फ्रैंकिश है, ठीक है। इसके बाद इनको याद करने में ज्यादा प्रॉब्लम, इनकी सेंचुरी याद कब आया था वो ज्यादा नहीं होगी। देखिए पहला 11 में, इसमें +3 किए तो क्या हो गया 14, दूसरा आया 14 सेंचुरी में, तीसरा में +3 किए तो चौथा आया 17 सेंचुरी में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर हम बोल रहे हैं 14 सेंचुरी तो इससे हमारा मतलब क्या है।
हम कौन सी टाइम की बात कर रहे हैं, इसमें हम बात करते हैं 14 लिखिए 0 लिखिए और पिछले वाला 13 से लिखिए। तो हम इसकी बात कर रहे हैं। जैसे हमने देखा था कि जो हमारा, अब अगर 14 सेंचुरी वाली वर्ड की बात कर रहे हैं तो जो इब्न बतूता था वो 1332 से 33 में इंडिया पहुंचा था सिंध से, जब इसी वीडियो के पार्ट में। और अल-बरूनी के बारे में देखा हमने, ठीक है। अल-बरूनी ने कास्ट सिस्टम पे कहा इंडिया के कि उसे प्रॉब्लम्स क्या हुई, ठीक है, बैरियर्स क्या है उसके सामने। इस वीडियो में हमने ये देखा। आपको इस पार्ट से समझ में आया हो तो कृपया करके चैनल से जुड़े रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वेट कीजिए सेकंड पार्ट का। थैंक यू।